Hello everyone, welcome to Civil Staff and welcome to the biology section. आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम की, जिसके अंदर बायोलॉजी सेक्शन यानी कि साइंस सेक्शन के अंदर जो एक पर्टिकुलर आपका, जैसे साइंस में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एज वेल, तो उसके अंदर एक सेक्शन है यानी कि बायोलॉजी का एक सेक्शन है आपका, जिसके अंदर आपकी आती है बॉटनी एंड योर जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी, एज यू पीपल नो कि हमारी जो बायोलॉजी है उसके दो पार्ट्स हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। उसके अंदर एक बॉटनी पार्ट है जिसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो हम इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, आपके PYQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और जैसे कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो TGT में भी है, PGT में भी है, अब आपने तैयारी भी की होगी, कुछ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, तो मास्टर कैडर के अंदर आपने कुछ सेल्फ स्टडी भी की होगी, ठीक है। सो आई एम कंसिडरिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, अब हमको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर भी बात की है, तो वहां पर क्या है कि आपका जो एक सेक्शन है डन, तो उसके अंदर क्या है आपका, ऑलरेडी आपकी एक चीज जो है वो चल रही है, यानी कि जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बात की है, एक वीडियो है जिसमें हमने बात की है स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी जो भी होती है, तो उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी का जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, वो होता है सिलेबस। उसके बाद वी टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम जो है उसका सेकंड पार्ट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। सिलेबस आप लोगों के पास आई होप की होगा, ठीक है। तो अब हमको किसकी बात करनी है, हमको बात करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से बॉटनी के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, स्पेसिफिक यानी प्लांट्स पार्ट है इसके अंदर, जो प्लांट्स का पार्ट होता है डन। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो सीरीज है आपकी चल रही है सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम पे, आपके बहुत सारे पेड इनिशिएटिव्स जो हैं, एज यूजुअल छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि हर बार हम देते हैं। तो इसके अंदर क्या है आपका कि आपको जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है दे आर अवेलेबल, जैसे कि आपका TGT फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, एंड देयर इज PGT ऑनलाइन कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। PGT के लिए बहुत से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी दे हैव बीन एनरोल्ड, विच इज वेरी गुड एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो PGT का ऑनलाइन कोर्स है फॉर द सब्जेक्ट्स हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स एंड मैथ्स एज वेल। तो हर एक चीज की सीरीज चल रही है, हर एक चीज के लिए आपके पास हमने आप लोगों के लिए इनिशिएटिव लिया है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर एक गाइडेंस मिले और एक मेंटरशिप मिले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आप यहाँ से PYQs जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीके से आपको एक सोर्स मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। सो very first question is which one of the following plants is not heterosporous? Not heterosporous का मतलब क्या होता है, heterosporous का मतलब क्या है, different, hetero means different, spores, heterosporous का मतलब क्या होता है। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की और जिसके अंदर बायोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनको ये जो है क्वेश्चन विच इज वेरी 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 डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको यहां से बताना है कि हेटेरोस्पोरस जो है इसमें से कौन सा प्लांट नहीं है, यानी कि वो होमोस्पोरस हो सकता है बट नॉट ऑफ द डिफरेंट ओरिजिन। सो द ऑप्शंस आर स्लेजिनेला, पाइनस, ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ मास्टर कैडर बॉटनी सब्जेक्ट। जूलॉजी की बात भी हम करेंगे, बट आज जो हम बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ बॉटनी पार्ट की बात कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, दैट इज ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। तो ड्रायोप्टेरिस जो है इट इज योर हेटेरोस्पोरस है। ये जीनस किसका है, हेटेरोस्पोरस आपका। ड्रायोप्टेरिस किसके अंदर आता है आपका, फर्न्स। फर्न्स किसके अंदर आते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर, जो कि कैसे है, होमोस्पोरस है, यानी कि उनके अंदर एक ही तरह का स्पोर जो होता है, इट हैज बीन
प्रोड्यूस्ड, तो मैं इसीलिए कहती हूँ हेटेरोस्पोर्स का मतलब होता है जिसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स जो है दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड, सो इट इज वेरी मच करेक्ट। तो अगर देखो नॉट पूछा है यानी कि हेटेरोस्पोरस का उल्टा होता है होमोस्पोरस, तो इसके अंदर एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म था ऑप्शन में जो कि कैसा था, होमोस्पोरस था। तो आपको यहाँ से वो चीज देखनी है, और वो किसको राइज देता है, गैमेटोफाइट को, वो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर। जबकि स्लेजिनेला, पाइनस और मार्सिलिया जो है ये हेटेरोस्पोरस प्लांट्स है, जहां पर वो प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और इजी था, ठीक है। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स आपसे पूछा गया है, और जो आपकी ये स्पीशीज है वो आपकी जो ड्राई टेरिस है इट इज फ्रॉम योर फर्न्स या फिर टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं, एग्रीगेट का मतलब कंबाइंड, एट द एपिसिस ऑफ द मेन स्टेम, यानी कि मेन स्टेम की जो टिप होती है वहां पर वो क्या कर जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, कौन, स्पोरोफिल्स, और इसकी ब्रांचेस पे भी, टू फॉर्म अ कंपैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं। तो जब आपके क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब कुछ आपके टेरिडोफाइट्स हैं और कुछ आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, दोनों के दोनों, सबसे पहली बात तो ये है कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स आते किसके अंदर है, दे कम्स अंडर फनेरोगैम्स। फनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है, जो कि आपके क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरी चीज क्या है कि दे हैव फ्लावर्स। तो इस तरीके से हमने प्लांट किंगडम जो है अपना किया है। तो ये बेसिक फीचर है, और ये क्वेश्चन बेसिक फीचर से ही आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो तो ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि इसके अंदर स्ट्रक्चर पूछा गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो आंसर है स्पोरेंजियम, सोरस, स्पोरेंजियोस्पोर या स्ट्रोबिलोसपोन। ये मैं चाहती हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें, पॉज करो, यही आपका मॉक टेस्ट बन जाता है, मतलब ये प्रैक्टिस है आपके क्वेश्चंस की, और ये आपके पीवाईक्यूज है। अब चाहे वो मास्टर कैडर में आए हों, लेकिन जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी जिनका मेन है, वो कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, यहाँ से भी ट्राई करो कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, विच इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। जिन बच्चों ने एनरोल किया है दे विल बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि हर चीज जो देखो, जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि जिन बच्चों ने एनरोल किया का मतलब ये होता है कि जिन बच्चों ने एनरोल किया उनको बूस्ट मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिन्होंने नहीं किया है वो लैकिंग है या उनको नहीं आता होगा, उनको भी आता होगा। तो थिंग इज कि मुझे ये हो जाता है कि जो हमने किया है क्या हम उसको काउंटर कर पा रहे हैं, डेफिनेटली कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म से पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको दिख रहा है फेनेरोगैम्स का है। अगर आप फेनेरोगैम्स के अंदर देखोगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस एंड कोन। तो आपने ये स्ट्रक्चर जो है हम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पढ़ते हैं, जहां पर मेन एपिसिस के ऊपर स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। देन व्हाट अबाउट स्पोरेंजियम, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सोरस किसको कहते हैं, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया को। स्पोरोफिल किसको कहते हैं, एक लीफ जो बियर करता है स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये क्या है आपके क्वेश्चंस हैं, यानी ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्पोरेंजियोफोर किसको कहते हैं, कि एक ऐसा स्टेम है जो बियर करता है स्पोरेंजिया। ये लीफ है, ये स्टेम है। बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना है कि जो आपका स्पोरोफिल है, या स्पोरोफिल पूछा गया था, स्पोरोफिल का फिल का मतलब क्या है कि एक ऐसा लीफ, फाइलोटेक्सी बोलते हैं ना लीफ के स्ट्रक्चर को, फिल। तो फिल से आपको याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लीफ, ठीक है, फिल से याद रखना है। दिस इज योर स्पोरोफिल, एक ऐसा फिल, फाइलोटेक्सो, जैसे फाइलोटेक्सोनॉमी होता है, तो जो लीफ है वो बियर करता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजियोफोर का मतलब होता है स्टेम जो बियर करता है आपका स्पोरेंजिया, ठीक है। स्ट्रोबिलस क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कंसिस्ट करता है स्पोरेंजिंग या स्पोरेंजिया बियर स्ट्रक्चर्स, जो कि डेंसली एग्रीगेट होते हैं अलोंग अ स्टेम के साथ। सो दिस इज योर द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, the bacteriophages that induce bacterial cell lysis are called as, वो बैक्टीरियोफाजेस, अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफाजेस की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली बैक्टीरियोफाजेस होते क्या हैं, जब तक आपको क्वेश्चन का डिमांड समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, बैक्टीरियोफाजेस के बारे में, या पेजेस आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं जो इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस का मतलब कि प्रोमोट करना, या उसको आप ये कह सकते हो कि उसको स्टिम्युलेट करना, किसी भी चीज को इंड्यूस करना,
किसको कर रहा है यहाँ पर इंड्यूस? बैक्टीरिया के सेल लिसिस। सेल लिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सेल, ब्रेकडाउन ऑफ सेल या उसका बर्स्टिंग ऑफ सेल जो है, उस आपको उस लिसिस को हम क्या कहते हैं, या वो कौन से बैक्टीरियोफाजेस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल की लिसिस में हेल्प करते हैं? तो विरोइड्स, लाइसोजेनिक, वायरुलेंट या टेम्पलेट? बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड द आंसर इज योर सी, दैट इज वायरुलेंट। ऑब्वियसली जो वायरसेस या बैक्टीरिया की उसको करेंगे, दे आर कॉल्ड एज वायरुलेंट। तो ये क्या करते हैं? लिसिस करते हैं, जहां पर वो बैक्टीरिया सेल को पहले इन्फेक्ट करेंगे, फिर खुद को उसी के अंदर रेप्लिकेट करेंगे और इवेंचुअली होस्ट सेल को बर्स्ट। तो लिसिस का मतलब ही क्या होता है? जैसे लाइसोसोम है, लिसिस का मतलब था बर्स्ट होना, इवेंचुअली, ठीक है, बर्स्ट हो जाते हैं और ये नए तरह के फाजेस को रिलीज करते हैं टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। सो दिस इज अ सीरीज। आपको पता है ना कि जो बैक्टीरिया होता है, इट हैज द रेप्लिकेशन कैपेसिटी, इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो जो आपके बैक्टीरिया है, जब वो रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या स्ट्रक्चर होता है कि एक्स्ट्रा सर्कुलर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द डीएनए, क्या होता है वो? मुझे कमेंट करके बताओ कि जो आपका जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आपका रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। तो मैं उसका हिंट ये दे रही हूँ कि उसके अंदर जो कैपेसिटी है रेप्लिकेशन की, इट इज वेरी फास्ट। आपको मुझे बताना है कि बैक्टीरिया के अंदर उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे उसका आंसर बताना है। दिस इज द अगेन अ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि यहां से आपका ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम अपेक्स इनटू कॉर्पस एंड ट्यूनिका। अगर स्टेम एपेक्स के ऊपर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाए या दो चीजें बन जाए, कॉर्पस और ट्यूनिका, वो किससे डिटरमाइंड होती है? डिटरमाइंड मेनली बाय सेल ग्रोथ की वजह से, ठीक है, रेट क्या है उसका, या शूट टिप ग्रोथ की वजह से, या रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स क्या होता है? दे हैव द यंग एंड दे आर बेसिकली द यंग एंड इमेच्योर सेल्स व्हिच हैव द डिवाइडिंग कैपेसिटी। उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उनका रीजन, वो रीजन, तो किसकी वजह से ये स्टेम के ऊपर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है? आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि उसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है? लास्ट इज योर प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन, या सेल डिवीजन के प्लेन्स पे डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से होगी। तो करेक्ट आंसर इज योर डी, दैट इज प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इसको कहीं और देखोगे आपको सेल ग्रोथ या आपको सेल ग्रोथ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, बट इट इज योर प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। ट्यूनिका और कॉर्पस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन अ शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो बेस्ड होती है आपकी ओरिएंटेशन एंड पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन विद इन दी मेरिस्टेम। तो देखो सेल ग्रोथ भी है, टिप भी है, मेरिस्टेम भी है, और यहाँ पर सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन मैटर करती है। सो प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। ट्यूनिका किससे बनी होती है? कॉर्पस और ट्यूनिका जो है उसके अंदर ट्यूनिका जो है ये आपकी उन लेयर्स को कंटेन करती है, ये इसके अंदर उस तरह के सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर, प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेन्स, यानी कि एक प्रॉपर जो होगा एक प्लेन होगा उसके अंदर। जबकि कॉर्पस जो है वो इनर मास ऑफ सेल्स हैं जो डिवाइड करता है मोर रैंडमली, कभी कभी रैंडमली डिवाइड करेगा, ट्यूनिका डिवाइड करता है। सो ये डिफरेंशियल ओरिएंटेशन जो है सेल डिवीजन प्लेन्स की, ये एस्टेब्लिश करती है ट्यूनिका कॉर्पस के स्ट्रक्चर को। सो इट इज मेनली डिटरमिन्ड बाय द प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ शूट और मेरिस्टेम्स हैं, लेकिन वो किसके अंदर है? सेल डिवीजन के अंदर। तो एक के अंदर सेल डिवीजन रैंडम हो रही है, एक के अंदर फ्रीक्वेंट हो रही है, जिसकी वजह से डिटर्मिनेशन जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, स्ट्रक्चर इनका बहुत अलग हो सकता है। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑफ प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। अब अगर आप ध्यान से ना एक और चीज देखो, ये क्वेश्चन के अंदर ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कहीं ना कहीं पे लिखी होगी, है ना, नोट्स के अंदर, या कहीं पे तो होगा ना ये मेंशन्ड। अब ये किस तरीके से मेंशन था, किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन बना है, इस पूरी उस पे क्या क्वेश्चन बना है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कैसे जो है स्टेम की ऑर्गेनाइजेशन होती है इनटू द कॉर्पस एंड ट्यूनिका। अब इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन पे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बना दिया और उसको पता था उसमें सेल ग्रोथ भी है, शूट के टिप भी है, मेरिस्टेम भी है, सेल डिवीजन भी है, एंड दीज ऑप्शंस आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड मोर प्रोबेबली ये बहुत ज्यादा जो है अप्रॉक्स है एक दूसरे के साथ, इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंस फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा इसमें इवेंट होता है बिटवीन द यूनियन ऑफ स्टॉक एंड स्काइन ड्यूरिंग द ग्राफ्टिंग? तो अब ये क्वेश्चन आया आपको ग्राफ्टिंग से, और आपसे ये पूछा गया है कि ग्राफ्टिंग के टाइम पीरियड पर सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है?
रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू वास्कुलर टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ कैलस या प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें से सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है जब आप स्टॉक और स्कैन को ग्राफ्टिंग के टाइम पीरियड पर क्या करोगे, कंबाइन करो। ग्राफ्टिंग उसी को कहते हैं जिसके अंदर स्टॉक और स्कैन होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है? आंसर इज योर फॉर्मेशन ऑफ कैलस। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है? कैलस की फॉर्मेशन होती है। अब देख लेते हैं कैलस बेसिकली है क्या। ये एक कॉर्की सेकेंडरी टिश्यू है जो डेवलप होता है ओवर अ वुंड एंड इट इज डिटरमिन्ड और डिराइव्ड फ्रॉम कैम्बियम। हियर इज योर नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि आपका जो है कैम्बियम जो है वो कैम्बियम से क्या डिराइव होता है? तो कैलस जो होता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी कैम्बियम। कैलस फॉर्मेशन जो है वो इनिशियल स्टेप है जब जहां पर अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं बिटवीन द सरफेसेस ऑफ स्टॉक एंड स्काइन। तो ये जो कैलस टिश्यू है ये इवेंचुअली डेवलप हो जाता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसको हम कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। तो आपका जो कैलस है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द वास्कुलर टिश्यू एडिंग इन द हीलिंग एंड सक्सेसफुल यूनियन ऑफ टू प्लांट पार्ट्स। तो इसमें जो है पार्ट्स की सक्सेसफुल क्या हो जाती है? यूनियन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो डेफिनेशन पूछी गई है। बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल, बाय मींस टू, कोलेटरल वास्कुलर बंडल्स है। वास्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये किसका कैरेक्टर है? दोनों, मतलब बायकोलेटरल का मतलब है कि जिसके अंदर आपका क्या होता है, डेफिनेशन बतानी है अब इसकी बेसिकली। तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया है। तो बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल जो है वो उसका मतलब क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जाइलम सैंडविच बनता है फ्लोएम के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है वास्कुलर बंडल्स की, ट्रांसवर्स होती है, या फ्लोएम जो है वो सैंडविच होता है बिटवीन दी जाइलम की, दो जाइलम है और बीच में फ्लोएम है। सो ये बायकोलेटरल की डायरेक्ट डेफिनेशन आई है एंड द करेक्ट आंसर इज योर ए, दैट इज जाइलम बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन दी फ्लोएम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जाइलम और इधर आपका फ्लोएम्स होते हैं, ठीक है, और कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है इस तरफ। सो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल। तो दे आर यूजुअली फाउंड इन दी किसके अंदर? अब देखो पहला क्वेश्चन तो डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ से क्या बन सकता है कि यूजुअली जो है बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कहां पर मिलते हैं? तो वो मैक्सिमम मिलते हैं कुकुम्बर फैमिली या पोटैटो फैमिली के अंदर, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली। तो इसके जो जनरल फीचर्स होंगे उसके अंदर लिखा होगा कि जो वास्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है? बायकोलेटरल होता है। तो इट हैज बीन डिफाइंड और आइडेंटिफाइड एज ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स जो अबव एंड बिलो होते हैं आपके जाइलम से, ठीक है। तो ये कंटेन करता है टिपिकल पेयर्स ऑफ सी ट्यूब्स एंड स्मॉलर कंपेनियन सेल्स। अगेन हियर इट इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि बायलेटरल या बायकोलेटरल वास्कुलर बंडल्स के अंदर किन किन सेल्स की प्रेजेंस होती है? तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सीव ट्यूब्स और स्मॉलर कंपेनियन सेल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ट्री ग्रो करता है और ओल्डर हो जाता है तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज्यादा थिक हो जाता है और जल्दी थिक हो जाता है? थिक का मतलब उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती रहती है, जैसे जैसे वो एज होता रहेगा वैसे वैसे वो इंक्रीज करता रहेगा रैपिडली, उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती रहेगी। कॉर्टेक्स की, फ्लोएम की, सैपवुड की, हार्टवुड की, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ये चीजें होंगी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली हार्टवुड, क्योंकि हार्टवुड जो होता है वो मोर इंक्रीजली या रैपिडली जो होता है वो काम करता है। अब देख लेते हैं कि हार्टवुड होता क्या है। इट इज अ डेड पार्ट है, सेंट्रल वुड है ट्रीज की। ये जब ओल्डर एलिमेंट्स सेकेंडरी जाइलम लूज कर जाते हैं वाटर को और किससे फिल हो जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? क्योंकि हो सकते, देखो अब ये तो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि कौन सी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा फाइलम इंपॉर्टेंट है, सॉरी कौन सी आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ आ रहा है आपको कि कौन सी इसके अंदर फैमिली इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है और किस तरह के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यूज से हमको ये पता चलता है। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा फील्ड, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पॉइंट या कौन सा आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको बार बार करना है। एक्सप्लेनेशन की जब हम करते हैं तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें और फैक्टर्स भी मिलते हैं, एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाती है जहां से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन ना आकर यहां से कोई और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हार्टवुड जो है वो कैसे बनते हैं? देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर एंड द गेनिंग ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि ऑयल, गम, रेजिन एंड टैनिन्स। तो ये जो एक्यूमुलेशन होती है सब्सटेंसेस की, ये वुड को डार्क इन कलर बना देती है। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई हार्टवुड इज
डार्क इन कलर। तो डार्क कलर ऑफ हार्टवुड इज ड्यू टू, किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बना ऑप्शन के अंदर आंसर। आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट इज योर सैपवुड। तो ये तो लिविंग आउटर मोस्ट पोर्शन है वुडी स्टेम का, ब्रांच का। ये यूजुअली लाइटर इन कलर होता है हार्टवुड से, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं, लेकिन यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस डेफिनेटली होती है। कॉर्टेक्स क्या है? अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस या वास्कुलर टिश्यू किसके बीच में? रूट्स और स्टेम्स के बीच में। फ्लोएम क्या है? ये तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है जो आपके हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ फूड अपसाइड एंड डाउन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो कभी एज्ड हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ऑफ ब्रैकेट्स प्रेजेंट बिलो। ब्रैकेट्स के वर्ड्स होते हैं, आपके वर्ड्स होते हैं बिलो द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर किसके अंदर आता है वो देखना है, उसको हम क्या कहते हैं? एपिकैलिक्स, पाथे, इनवॉल्कर्स या फिर साइथियम। तो स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट है। जब हम इन्फ्लोरेसेंस करते हैं उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं एंड द करेक्ट आंसर इज इनवॉल्कर। तो ये इनवॉल्कर्स जो है ये आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके क्या बनाते हैं? रिंग्स बनाते हैं अराउंड द बेस ऑफ द फ्लावर हेड, और या फिर उसको फ्लावर हेड बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। जैसे रोज की पत्तियां देखी होंगी आपने, गुलाब की पत्तियां कुछ अलग तरीके से होती है, सनफ्लावर की अलग तरीके से होती है। तो सनफ्लावर के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्कर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व्ड इन। देखो फाइटो है और क्रोम है, पिगमेंट्स है। फाइटो मीन्स लाइट, ठीक है, लाइट ही होता है या प्लांट्स होता है? व्हाट डज फाइटोक्रोम्स होते क्या हैं? पहले तो ये पता करो, फिर पता चलेगा कि ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो हमेशा सबसे पहले क्यों डेफिनेशन होती है? जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, तो जब जैसे मान लीजिए आपने सेल पढ़ा, तो सेल के अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्यों बताई जाती है? क्योंकि उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएगी, आपको उसके कैरेक्टर्स भी नहीं आएंगे। जब आपको यही नहीं पता डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, कि वो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं हम, तो जब आपको पता है कि सेल किसको कहते हैं, तो अब आपको पता चलेगा अच्छा ये सेल है, तो फिर आप उसके फीचर्स करना शुरू करते हो। इसलिए किसी भी टॉपिक में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको उसके फीचर्स करने हैं। तो डेफिनेशन करनी है, उसका फीचर्स। फाइटोक्रोम जो होता है इट इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, तो लाइट में क्या कैसे चेंजेस है, फोटोपीरियोडिज्म इट इज अ टॉपिक। तो वहां पर आपको क्या देखना है? फाइटोक्रोम्स जो होते हैं वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर जो सेंस करता है लाइट का। फाइटो मींस लाइट, पर्टिकुलरली रेड एंड फार रेड वेवलेंथ, और हेल्प करता है वेरियस प्रोसेसेस इन रिस्पॉन्स टू दी ड्यूरेशन ऑफ लाइट। दिन और रात में जब होता है फ्लावरिंग, सी जर्मिनेशन, अदर चीजों को, ठीक है, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड है। तो लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। पीरियड, लाइट का पीरियड, लाइट, फोटो मींस लाइट, पीरियड मींस कितना उसका क्या है? ड्यूरेशन है या लेंथ है, तो वो बनता है फोटोपीरियोडिज्म। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आयंस जनरली डिप्लीट हो जाते हैं सॉइल के अंदर, क्योंकि उसमें क्या होता है? अभी तक अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कंसेप्ट बेस्ड ना हो, जहां पर आपके जनरल फीचर्स के बारे में बहुत डेप्थ में, देखो ये क्वेश्चंस डेप्थ में है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऊपर से आए हैं, बट अगर आपने टॉपिक को टच किया होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा, मतलब ये जनरल फीचर्स में है, उस टॉपिक के जनरल फीचर से क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि डेप्थ में नहीं है, टॉपिक्स तो डेप्थ में ही होते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं आपके फोटोपीरियोडिज्म की, तो आप जनरल उस चीज को नहीं पढ़ोगे, आप तभी पढ़ोगे जब आप डेप्थ में पढ़ रहे हैं। तो फोटोपीरियोडिज्म से आपको पिगमेंट पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आयंस हैं वो जनरली डिप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वो यूजुअली अक्कर होते हैं कैसे? न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या बोथ। आंसर इज बी, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो ये हमेशा क्या सॉइल के अंदर ये आपके एग्जिस्ट करते हैं फॉर्म्स में, जो कैरी क्या करते हैं? कैरी आपके नेगेटिव चार्जेस, और इनकी वजह से लीचिंग या फिक्सेशन जो होती है सॉइल में होती है, मेकिंग देम लेस अवेलेबल फॉर प्लांट्स अपटेक एंड कंट्रीब्यूटिंग टू देयर डिप्लीटिंग ओवर टाइम। तो डिप्लीशन के टाइम पीरियड पर क्या होता है? आपके नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो होती हैं इसकी तरह अक्कर करता है ना ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आयंस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन? इसमें से कौन सा ऐसा फाइटो हार्मोन है जो वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है? इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वर्नलाइजेशन होती क्या है। एशन का मतलब होता है प्रोसेस, तो वर्नलाइजेशन जिस भी के पीछे ATION लगाओ, इट मींस इट्स अ प्रोसेस। देखो सिंपल वे याद करने का, वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जो है वो लो टेम्परेचर पे चीजों को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जिबरलिंस। तो ये साइटोक्रोम्स हैं आपके, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। तो ये क्या करते हैं? कोल्ड टेम्परेचर पे फ्लावरिंग कराते हैं। तो वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पर सर्टेन प्लांट्स जो है
वो कोल्ड टेम्परेचर पे होते हैं टू इंड्यूस दी फ्लावरिंग। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, जिबरलिन्स जो है वो मिमिक्री करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वर्नलाइजेशन, जो प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को बिना किसी कोल्ड ट्रीटमेंट के, और जिबरलिन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं फ्लावरिंग को सर्टेन प्लांट्स बाय पासिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो वर्नलाइजेशन को मिमिक्री, अगर वर्नलाइजेशन नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, जिबरलिन है। C4 प्लांट्स के अंदर कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स होती है किसके अंदर, स्ट्रोमा ग्रेना, बट किसकी, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल बंडल शीथ, या तो दो चीजें कॉमन है यहाँ पर, एक तो बंडल शीथ और एक आपका मेसोसोम, दूसरा स्ट्रोमा एंड ग्रेना। तो अगर आपको ये पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देखो सबसे पहले तो आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर करने के बाद C4 प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आपके प्रोसेसिंग होती है। फिर आपको कैल्विन साइकिल देखनी है C4 प्लांट्स के अंदर। तो कैल्विन साइकिल जो है वो किस, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट जनरल फीचर्स के अंदर होती है, वहां से क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, तो कैल्विन साइकिल एक बेसिकली है क्या, कैल्विन साइकिल एक सीरीज है केमिकल रिएक्शंस की जो कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपके हाइड्रोजन कैरियर कंपाउंड्स को ग्लूकोज के अंदर। यहां बना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगेन कि किस तरीके से कैल्विन साइकिल की अगर डेफिनेशन आती तो ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद ये रिएक्शंस अक्कर होती है स्ट्रोमा के अंदर, जो कि फ्लूइड फिल्ड रीजन है क्लोरोप्लास्ट का आउटसाइड दी थैलाकोइड। ये तो पता है ना ग्रेना और स्ट्रोमा कौन से होते हैं, ग्रेना जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। C4 प्लांट्स की एक यूनिक मैकेनिज्म होती है टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अराउंड द एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, रबिस्को, जो कि इन्वॉल्व होता है कैल्विन साइकिल के अंदर। सो दे परफॉर्म इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड कैल्विन साइकिल इन डिफरेंट सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर, और बंडल शीथ सेल्स क्या करते हैं, ये तोड़ते हैं 4 कार्बन, जहां पर देखो फॉर्मेशन हो रही है, फिक्स उनको क्या कन्वर्ट किया जा रहा है, ये स्प्लिट कर देता है कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है जी, तो ये C4 प्लांट्स के अंदर जो कैल्विन साइकिल है, इट इज बीइंग ऑपरेटेड इनटू द स्ट्रोमा रीजन ऑफ द बंडल शीथ ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, एक बॉटल जो प्रीवियसली मॉइस्ट इन ग्राम सीड्स एंड वाटर वाज टाइटली स्क्रूड, कैप्ड एंड केप्ट इन अ कॉर्नर। जबकि बॉटल जो थी ब्लू अप सडनली, बर्स्ट हो जाती है 2 आवर्स के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना रिस्पांसिबल फॉर दिस। तो इसमें से जब वो ब्लू अप होती है कुछ टाइम के बाद, जिसके अंदर आपने मॉइस्चर ग्राम सीड्स और वाटर रखे हैं, तो कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है वो क्वेश्चन बता सकते हैं, वो इस चीज का आंसर भी दे सकते हैं। जो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया ना, ये एज इट इज मैं बता सकती हूँ आपको ये कहां से आया है, एज इट इज क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम योर नोट्स। ये आपको आपके नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। आई कैन शो दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मैं यहाँ क्लेम कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया फ्रॉम द फ्लावरिंग ऑप्शन। फ्लावरिंग जो आपका टॉपिक है उसके अंदर से पूछा गया है। मास्टर कैडर आपका एडवांस लेवल, आपका मास्टर्स लेवल तक पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको वहां से आया है। अब आपको ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है मैं पहले बता देती हूँ, इट इज योर इम्बाइबेशन, एंड आई कैन शो यू दिस वन। ये मैंने इम्बाइबेशन में एज इट इज आपको क्लास के अंदर करवाया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है दे विल डेफिनेटली हैव इट, उनको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन सेम ऐसे चीजें हैं। और देखा, क्वेश्चन जो है वो वहीं से आया है। ठीक है, सो दिस इज योर इम्बाइबेशन। सो इम्बाइबेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सब्सटेंस है, ग्राम सीड्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, स्वेल कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाता है वॉल्यूम में। जब ये सीड्स इम्बाइब कर जाते हैं, स्वेल करते हैं सिग्निफिकेंटली, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स के अगेंस्ट, और अगर कॉर्नर रिजिड हो, एयर टाइट हो, तो इंक्रीजिंग प्रेशर जो है इवेंचुअली कॉज दी बॉटल टू बर्स्ट और एक्सप्लोड। तो वहां से बॉटल क्या हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है, ज्यादा कुछ वही जो इम्बाइबेशन अगर इंक्रीज हो जाए। Which one of the following compound is employed for the artificial ripening of banana fruits? Fruits की artificial ripening बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है। एंड दी ओनली आंसर इज इथाइलिन, जिसको हम कहते हैं ओनली गैस हार्मोन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, ओनली एंड ओनली गैस हार्मोन है जो आपके स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट इज जो एंजाइम जो कैटालाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए C4 प्लांट्स के अंदर, वो कौन सा एंजाइम होता है जो C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आई थिंक इट शुड बी पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इट इज पेप। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, इट्स नॉट कार्बोनिक, इट्स बी। तो प्लीज मेक इट क्लियर कि ये क्या है आपका पेप कार्बोक्सिलेज। कुड बी द आंसर, ये होगा, मुझसे गलती होगी, दिस इज योर नॉट सी, इट शुड बी बी, दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज। तो जो आपका एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, इट्स पेप कार्बोक्सिलेज। ये इसको हम पैपेज भी बोलते हैं या फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज भी कहा जाता है। ये C4 और कैम प्लांट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है? बेसिकली कैटलाइज करता है पहला स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन दी C4 प्लांट्स। तो ये कैटलाइज करता है रिएक्शंस को, पेप और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ऑक्सैलोएसिडेट के अंदर। C4 जो है इनके पास रबिस्को एंजाइम नहीं होता है। C3 प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किससे होता है? रबिस्को या फिर RUBP कार्बोक्सिलेज से। तो अभी क्वेश्चन C4 पे आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन C3 पे भी आ सकता है या ब्लड पे भी आ सकता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो एक आपका जो एंजाइम है ना, ये तो मुझे देख के पता चल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है एक एंजाइम है जो आपके आरबीसीज के अंदर मिलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर मिलेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स, ये कैटलाइज करता है इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड जो ब्लड बन जाता है आपके ब्लड के अंदर। सो वहां पर ये इसको चेंज करता है या इंटरकन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप कहाँ होती है? तो आपको यहाँ प्लांटिंग ट्रीज भी मिल जाएगा, प्लांटिंग ट्रीज भी जो होता है मैक्सिमम करते हैं, बट अगर आप ज्यादा उसको करोगे तो द आंसर इज योर ग्रोइंग एल्गी, क्योंकि एल्गी जो होता है वो ट्रैप कर लेती है आपकी सोलर एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? बट क्वेश्चन पूछा गया है एलिमेंट के ऊपर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? आप एलिमेंटल नाइट्रोजन को एज इट इज यूज नहीं कर सकते, इसलिए इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो ये किसी एक चीज, ये नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद इसको कंज्यूम किया जाता है। ये सारे प्रोसेस के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है वो आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज योर मॉलिब्डेनम, क्योंकि इसको जो है यूज किया जाता है कन्वर्जन के लिए, यानी कि फिक्स करने के लिए, और ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक प्लांट हार्मोन जो कि इंड्यूस करता है मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो मॉर्फोजेनेसिस कौन इंड्यूस करता है? प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ना वैसे भी स्ट्रेस हार्मोन है, इथाइलिन गैस हार्मोन है। अब बच्चे आपका साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन। तो जिबरलिन जो है वो वर्नलाइजेशन का मिमिक करता है, हेंस द आंसर इज ए, दैट इज साइटोकाइनिन। तो मॉर्फोजेनेसिस साइटोकाइनिन है जिसको प्रोमोटिंग करता है सेल डिवीजन के लिए, शूट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्स। तो प्लांट टिश्यूज के अंदर जो प्लांट के जो आपके टिश्यूज होते हैं इनको इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इनकम्प्लीट, इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स इनकम्प्लीट, अधूरी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विद सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप्स इज नोन एज। मतलब कि कौन से स्टेप के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड के अंदर हो जाता है? कितना इजी क्वेश्चन है, दिख रहा होगा किसके अंदर होता है? ग्लाइकोलिसिस, यही किया है ना, ग्लाइकोलिसिस में दो पायरुविक एसिड्स के वो बनते हैं। सो दिस इज योर इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड? एक मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड से, एक मॉलिक्यूल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम का है, पूछा कितने एटीपी। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एटीपी जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर यूज नहीं होता है, दो पायरुविक एसिड्स वहां पर बनते हैं, आंसर इज 3 एटीपी, और ये भी इनडायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ इट, और ये डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा प्रोसेस इसके लिए फॉलो किया। टेक्निकली कोई भी एटीपी जो है वो जनरेट नहीं होता है डायरेक्ट पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पायरुवेट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और इस रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम से। एसिटाइल को एंजाइम ए जो बनता है ऑक्सीडेशन के बाद वो क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पे वो फर्दर जो है वो आपका ब्रेकडाउन होगा या एटीपी यूज होगा। बेसिकली NADH जो होता है ये प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के अंदर, जो कि इक्विवेलेंट होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के अंदर। तो वहां पर पायरुवेट एसिड में जब वो पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहां NADH प्रोड्यूस होता है, और एक NADH का मतलब है 3 ATP मॉलिक्यूल्स।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे। एक्सट्रीमली गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है बायोलॉजिकल उसके लिए। सिमिलरली अगर FADH2 जो है वो हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर 3 ATP इज द आंसर, क्योंकि वहां NADH है, एक डायरेक्ट ATP वहां पर यूज नहीं होता है, इसलिए द आंसर इज योर 3 molecules of ATP. So this is all about your previous year questions part 1. इसके अंदर आपका क्या है कि आपको बताया गया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। देखो क्वेश्चन का अगर मैं लेवल बोलूँ तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट थे, जैसे राइपनिंग वाला आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो वनलाइजेशन वाला था। अब जो आपका एक क्वेश्चन आया बॉटल वाला, वो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपका कैसे पूरा होगा, जब आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को जो है वो कर दो, नोटिफिकेशन कर दो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपकी सेशन हो तो आप यहाँ पर जो है वो MCQ सॉल्व कर सके। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर आप ये भी देख पाएंगे कि क्या मास्टर लेवल तक का आपने अभी तक कुछ किया है। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि यू आर गोइंग ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने बहुत पहले भी काउंटर किए होते हैं, कई बार आपको नोट्स के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नोट्स के अंदर से भी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। जिन्होंने नोट्स बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उनको पता होगा कि चीजें जो है वो नोट्स में से आ रही हैं, तो डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं और हम बहुत अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।